सर आजकल जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीच में ना वो हो गया था। एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स पे ही लोग भटक से गए थे। लोगों का एक टाइम पे विश्वास ही उठ गया कि भाई छोड़ो, अपने काम पे ही ध्यान दो, क्योंकि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो मैं आपसे ये पहला सवाल यही जानना चाहता हूँ कि जिनको विश्वास ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे, उनको आप कैसे विश्वास दिलाओगे, या कैसे आप उनको यकीन दिलाते हो कि ये साइंस एक सच्ची साइंस है और ये एग्जिस्ट करती है? तो बहुत अच्छा आपका सवाल है। एक्चुअली होता क्या है कि ज्योतिष आपके बाय बर्थ के नटाल प्लेनेट जो आपके जन्म के ग्रह होते हैं और जो नक्षत्र में आपका बर्थ हुआ होता है, उसका एक भाषा है, एक नक्शा है जिससे पढ़ के भविष्यवाणी की जाती थी। और भविष्यवाणी करना इज नॉट इनफ थिंग कि मैंने आपकी भविष्यवाणी कर दी आपको ये होगा। जब तक मैं आपको उस भविष्यवाणी की दिशा नहीं दिखाऊंगा कि इस दिशा में जाके आपको आपका भविष्य प्राप्त होगा, कंप्लीट नहीं होता था। ऑथेंटिक वे में तो पूरा गाइडेंस होती थी, और वह गाइडेंस कब काम करती थी? जब एक मनुष्य के जड़, चेतना और उसके जीव तीनों पे कंसंट्रेट करके प्रिडिक्शन होते थे। आजकल होता क्या है, सिंपल से एक क्लाइंट आता है, प्रिडिक्शन मारता है, आंसर भी वही लेके आता है, मुझे ये चीज़ चाहिए। सवाल ही लेके वही आ रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो क्लाइंट क्या होता है, मोस्टली एस्ट्रोलॉजी होता है, जब उसको यही चाहिए तो चलो हाँ हाँ कर दो। ना बोलने की हिम्मत नहीं है। क्लाइंट को सच बताने की हिम्मत बहुत रेयर एस्ट्रोलॉजर्स में है। वो सिर्फ अपने पैसों के लिए देखते हैं। जो रेयर बताएगा वो ही आगे बढ़ेगा। अब होता क्या है कि आप आए, आपने मुझे कहा कि मेरे को फलाना लड़की से प्यार है और मुझे इसी से शादी करनी है। यहाँ वो स्थिति हो गई कि आप एक डॉक्टर के पास में गए हो और आपने डॉक्टर को कहा मुझे तो फलाना बीमारी है, मुझे तो बीमारी से प्यार है, आप तो सिर्फ दवाई दे दो ताकि मैं इस बीमारी के साथ रह सकूं। यहाँ कोई कॉज नहीं करना चाह रहा है। मैं सबसे पहले उस इंसान की देश काल परिस्थिति और उसके जड़, जीव और चेतना को समझता हूँ कि क्या इस पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में जो चीज़ें चाह रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि कोई इंसान मेरे पास में आया, मुझे बोलता है मुझे शादी करनी है, मेरी शादी कब होगी? तो 90% एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये देखते हैं शादी होगी कि नहीं होगी, पर कोई ये नहीं देखता है कि शादी है और शादी का सुख भी है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ शादी होना ही खत्म हो जाता है उसका काम। हाँ भाई आपकी शादी फलाना तारीख में हो जाएगी, पर एस्ट्रोलॉजर आगे के पॉइंट पे नहीं जाता है कि इस शादी के बाद में भी सुख है कि नहीं है। ये जो गाइडेंस है, ये मेरा मेन मकसद रहता है कि मैं जब मेरे पास कोई जना एप्लीकेशन पे हमारे एंटाइम एस्ट्रो पे आता है तो मैं उसको 15-20 मिनट में पूरी उसकी पिक्चर समझ करके उसको गाइडेंस करना शुरू कर देता हूँ कि भाई अगर आप इस शादी में आगे बढ़ रहे हो तो इन इन बातों को पहले ही समझ लो, ये होनी है। अगर आप एग्री हो तो आगे बढ़ो, और नहीं तो सिर्फ आप ये लेकर के आए हो मेरे पास कि भाई राजकुमार जी के पास में ब्लाइंड वो मैजिक स्टिक है और यूं फिराएंगे मेरी इससे शादी हो जाएगी और कल मैं सुखी वैवाहिक जीवन जीऊंगा, ये नहीं पॉसिबल होता है। पर सर क्या ऐसा होता है कि जैसे कोई आपके पास आया और वो कहता है कि मैं प्यार करता हूँ एक पर्टिकुलर लड़की से, और जब आप देखते हो चार्ट दोनों के, मिलाते हो चीज़ें, तो चीज़ें आपके सामने ऐसी आती हैं कि जैसे रिलेशनशिप अभी कैसा है वो शादी के बाद चेंज हो जाएगा, या ऐसा कुछ होता है क्या जब आप फेरे ले लेते हो, ऐसी करते हो? बिल्कुल। अभी मैंने आपको कहा कि शादी होना और शादी का सुख होना सेम ऐसे ही होता है, प्रेम होना और प्रेम का सुख होना। ऐसी कुंडलियाँ आती है जहाँ इंसान की डेस्टिनी के अंदर में प्यार तो बहुत बार आ रहा है, पर वो शादी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। अब क्या होता है, आप एक चीज़ को समझो कि जो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी है वहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो आपके बहुत सारे ऋणानुबंधन होते हैं। आप ऐसे बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए होते हो पास्ट लाइफ से। सपोज करो कि कोई पास्ट लाइफ सोलमेट आपकी ड्यू है, उससे पहले जितनी भी आएंगी ना वो सब चली जाएंगी। जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा तब तक आपकी लाइफ में ब्रेकअप होते रहते हैं। ऐसे ही बहुत बार मैंने ये देखा है कि जब तक रिलेशनशिप में थे एवरीथिंग इज गोइंग ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हर चीज़ अच्छी चल रही है। जब शादी में कन्वर्ट करने की बात आई तो ऑल ऑफ सडन ऐसा पेच आता है कि वो ब्रेकअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप 5th हाउस ऑफ रिलेशनशिप से कनेक्टेड थे जब तक आप रिलेशनशिप में थे। अब आपने सोचा आप शादी करेंगे तो आप जाओगे 7th हाउस में, तो 7th हाउस में जरूरी नहीं है कि आपका 7th हाउस 5th हाउस की तरह ही स्मूथ और स्ट्रांग हो सकता है कि आपका 7th हाउस
डिस्टर्ब हो रखा हो, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अब यहाँ पे जब मेरे पास कोई इंसान आता है तो मैं उसको कोई मैजिक स्टिक के ब्लाइंड नहीं, तो मैं उसको बोलता हूँ इसका रूट कॉज क्लियर कर। रूट कॉज क्या आ रहा है, पास्ट लाइफ से कोई ब्लॉकेज आ रहा है, पहले तो उसको क्लियर कर। तो हम उसको, जैसे लड़की है तो उनका विष्णु विवाह कराने का, अर्क विवाह कराने का, ये पूजा जो होती है उनको करा करके उसको ब्लॉकेज खत्म करके उससे शादी करने की बात करते हैं। ऐसे नहीं बोल देते हैं कि आप मेरे पास में आ गए, चलो ठीक है आपके 36 में से 28 गुण मिल गए, आप शादी कर लो। भाई अगर उनका वैवाहिक जीवन खराब हुआ, कहीं ना कहीं उनके मुंह से बद्दुआ मेरे लिए निकलेगी कि वो पंडित जी थे, उन्होंने तो कहा था बहुत अच्छा है, और ये मैं उस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। रिलेशनशिप और मोस्टली हो ये रहा है कि वो जो पहले का ज़माना होता था कि माँ बाप ने कर लिया था तो कैसी भी होती थी, निभाते थे। आजकल पेशेंस नहीं है। सही बात। अगर मैं आपको कहूँ कि एक नॉर्मल लड़के लड़की कुंडली के अंदर में सबसे पहले अगर आपको चीज़ चेक करनी है, उसके एलिमेंट्स चेक कर लो। एक जल तत्व लड़की या लड़का अग्नि तत्व लड़की या लड़के से जैसी शादी करेगा, उनके रिलेशनशिप में सिर्फ भाप उगेगी। दिन भर एक दूसरे को कोसते रहेंगे, तुमसे शादी करके ऐसा हो गया, तुमसे पहले अच्छा था। पर शादी से पहले जब रिलेशनशिप में थे तब वही जल और वो हवा में उड़ रहा था, मजे कर रहे थे। हाँ, ये मेन होता है। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि पहले के ज़माने में जब शादियां हो जाती थी उनको मालूम होता था कि यार अब इनके साथ ही रहना, निभा लेंगे कितनी भी लड़ाइयाँ हो। तो क्या इसका मतलब ये नहीं बनता कि अगर उनके स्टार्स भी ख़राब हैं, उनकी अगर चीज़ें नहीं बैठ रही, कुंडली ख़राब है, दोनों की शादी के लिए नहीं बने, लेकिन फिर भी वो निभा रहे हैं, तो फिर उनका नेचर और उनकी जो दूसरे आदमी को लेकर उनकी जो सिचुएशन बनती है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं शादी के चलने ना चलने पे, फिर तो कुंडली का मतलब ही नहीं बना। एग्जैक्टली आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर इस सवाल में एक सवाल और जुड़ता है। आपने कहा शादी हो गया, चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मैं कह रहा हूँ 36 में 36 गुण भी मिल जाएंगे तो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि आज जिस फास्ट मूविंग लाइफ में हम जी रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो किसी ना किसी रूप से, चाहे घर के अंदर ना हो, घर के बाहर जब ऑफिशियल जाएंगे तब भी आएगी। किसी का टाइम सेट नहीं हो रहा है, किसी का वो नहीं हो रहा है। सेक्रीफाइस करना बहुत बड़ी बात होती है। जिस लड़के लड़की में पेशेंस और सेक्रीफाइस करने की आदत या अनुभव आ गया है, वो लोग उसी मैरिटल लाइफ को छोटी छोटी रेमेडीज़, नेचुरल एलिमेंट्री बेस्ड रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ को स्मूथ पाथ पे ले आते हैं। इट्स टेक टाइम। मैं एक एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। एंटाइम एस्ट्रो पे मेरे पास में एक कस्टमर आया था और वो लेडी मेरे को बोलती है कि 6 मंथ भी नहीं हुए थे, मेरे को बोलती है कि आई एम फेड अप विद दिस पर्सन, आई जस्ट वांट टू गेट डाइवोर्स फ्रॉम हिम। तो आप मुझे बताओ कि क्या मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसकी कुंडली में सिर्फ इतना सा मैंने देखा कि 3 महीने बाद उसको राहु की महादशा का फेस खत्म हो रहा था और उसके गुरु का परिवर्तन आ रहा था राशि में, और लड़के की कुंडली में लगन में गुरु बैठा था। मैंने कहा ये लड़का तुमको छोड़ेगा ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे वर्ड थे, ये शादी चलेगी, ये लड़का तुमको नहीं छोड़ेगा। तुम 3 महीने, तुम्हारी कुंडली बता रही है, मैं कह रहा हूं तुम 6 महीने मैक्सिमम वेट करो, एवरीथिंग गोज स्मूथ। ये मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा ये हो जाएगा। आप विश्वास करेंगे कि विद इन 6 मंथ के अंदर में उनकी लाइफ स्मूथ हुई, और हस्बैंड ने भी मुझसे अपनी कंसल्टेंसी ली, बोले कि आप नहीं होते तो शायद एक गलत डिसीजन हो जाता और मैं निकल जाती। तो ऐसा क्या था 6 महीने वाले गैप, उसमें गैप में कि उनकी नहीं बन रही थी? ऐसा आता है, क्या होता है ज्योतिष के अंदर में PPACTD एक फार्मूला होता है। अच्छा। जब हम पोजीशन, प्लेसमेंट, ट्रांजिट, दशा, इन सब को जब हम अप्लाइड करते हैं, आउट ऑफ 6 अगर 4 नेगेटिव आ रही हैं तो चीज़ें बहुत पैनिक है। 3 हैं तो एडजस्टेबल है कि ये न्यूट्रल कर लेगा, ये भी न्यूट्रल कर लेगा तो ठीक हो जाएगी। और अगर 6 आउट ऑफ 6 खराब है तो हम एक ही बात बोलते हैं कि भैया 6 में से 6 चीज़ें खराब हो रही है, तुम निकल जाओ, बेटर है मूव ऑन कर लो। उनकी लाइफ में डेस्टिनी चेंज हो रही थी जैसे ही राहु की महादशा। राहु की महादशा के अंदर में मोस्टली ये देखा जाता है कि आता हुआ राहु और जाता हुआ राहु लात मारता है, क्योंकि उसके पास धड़, इसके पास में नीचे का बॉडी का पार्ट तो होता नहीं है, दिमाग होता है। तो राहु जब आता है तो पहले तो आपके पास में तामसिक माइंड लेकर के आता है, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपकी सोच को बदल देता है। अब या तो आपने अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लिया, और नहीं ढाला तो वो ऐसे ऐसे लाइफ में उथल पुथल करेगा कि ढलवाने की कोशिश करेगा, और यही वो जाता रहता है। तो आपने देखा होगा आपके पास मोस्टली बहुत सारे जने आते हैं, बोलते हैं राहु ये कर देगा, राहु वो कर देगा, मोस्टली डराते हैं, बना डराते देगा। हैं। पर देने की भी जितनी क्षमता उतनी लेने की भी है। पर राहु की महादशा के अंदर में जो लास्ट के 3 पार्ट होते हैं उसकी, जो मंगल, सूर्य और जो चंद्रमा का जो पीरियड होता है दशा के अंदर में, वो एक ऐसा पीरियड होता है जहां आपका सबसे पहले आपका पेशेंस का टेस्ट होता है, आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, और एक एग्रेशन का टेस्ट होता है।
अगर इन तीनों टेस्ट में अगर आप पास हो गए, उसके बाद में आती है गुरु की महादशा। वो एक इंसान के लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, फ्रॉम तामसिक प्रवृत्ति टू डाइवर्ट इनटू सात्विक प्रवृत्ति। वहां आपकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर में गुरु अच्छा है, आप ये मान के चलो द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ टुवर्ड्स सात्विक पाथ, आपको जो दिव्य ज्ञान है वहां आपके दर्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। यूज करना आना चाहिए। तो मैंने अभी आपको एक बात कही, सिर्फ भाग्य जानना नहीं, भाग्य की दिशा भी जानना जरूरी होता है कि इस दिशा पे जाकर के मुझे भाग्य मिलेगा, किस स्पीड से मिलेगा और कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये समझना जरूरी होता है। सर फिर इस हिसाब से जैसे आपने बताया कि भाई पैदा होते ही तो एक रोड मैप बन जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप बताते हो कि इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। बट जब ऑलरेडी एक मोटा मोटा डिसाइडेड है चीज़ें, फिर तो जो रेमेडीज़ के नाम पे लोगों को वो बताई जा रही हैं चीज़ें कि अगर आपने ख़राब डायरेक्शन ले भी ली फिर भी आप रेमेडी कर लोगे तो अच्छा बन जाएगा, या आप जो भी काम कर रहे हो आपका काम नहीं बन रहा, आप रेमेडी करोगे तो काम बन जाएगा। तो फिर रेमेडीज़ तो एक तरीके का स्कैम हो गया। आप रेमेडीज़ को किस तरीके से देखते हो? बिल्कुल, आपका एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा डीपली समझें। एक होते हैं टोटके, एक होते हैं रेमेडी, जिसको हम उपाय बोलते हैं। जो ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर में उपाय क्या होते थे? देश काल परिस्थिति को समझते हुए जड़, जीव और चेतना पे काम करना, ठीक है। अब मैं कहता हूं इस मकान की जड़ खराब हो रखी है, ठीक है, मैं कितना भी बढ़िया मूड से यहाँ इस घर में जैसे इंटर करूंगा, मेरी एनर्जी, मेरी थिंकिंग, मेरे थॉट में नेगेटिविटी आ जाएगी। और एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहे हैं? सिर्फ यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ की ऑरा, इस पे काम कर रहे हैं, वो जड़ को तो देख ही नहीं रहे कि इम्बैलेंस हो रही है। सेम इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने एक पेड़ लगाया, पेड़ अच्छा बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया है, ओवर वाटरिंग देने की वजह से आपकी फफूंद लग रही है जड़ में। अब जब आपकी जड़ में फफूंद लगी है, आप ऊपर कितने भी नाइट्रोजन दे दो, आप कितना भी ऊपर अच्छा वाटरिंग कर दो, सब कुछ कर दो, आपको थोड़े टाइम तक तो बहुत अच्छा ऊपर रहेगा, नीचे नीचे जो फफूंद आएगी वो जड़ को खराब कर देगी। एक एस्ट्रोलॉजर को जड़, जीव और चेतना तीनों पे करना होता है। जितनी भी हीलिंग होती है ये सिर्फ चेतना पे होती है, जड़ पे नहीं होती है। दे डोंट नो दैट द रूट कॉजेज क्या है। आपके अगर कोई पैतृक या कोई पिशाच दोष या कोई पास्ट लाइफ के कोई कनेक्टेड हो रहे हैं, कोई पास्ट ड्यूज आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऋणानुबंधन, और वो सिर्फ आपको हीलिंग दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक लिमिट तक आप जब तक वो ले रहे हो तब तक जैसे डोज की तरह, रोज गोली खाई ठीक हो गए। पर जब आपको खुद को करना है तो वहां आना पड़ेगा सेल्फ हीलिंग के लिए। आपको जब तक सेल्फ हीलिंग नहीं करनी आएगी, आप इन उपायों को और इन उपायों के रिजल्ट्स को एक स्टेबल वे में नहीं कर पाओगे। होगा क्या सर, मैंने आपको एक उपाय बताया कि सर आप पर्टिकुलर रोज जल को पानी दे दो, 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, अब पानी देने से आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा, इट इज नॉट कनेक्टेड विद योर तीनों कॉज। आपने इस चीज़ को समझ लिया कि मेरी तो रूट कॉज खराब है, तो मुझे सबसे पहले 1 हफ्ता तक उस प्लांट को पानी देना बंद करना है। जैसे ही वो प्लांट सूखेगा ऑटोमेटिकली मेरी फ्लावरिंग, मेरा फ्लावर प्लांट चल जाएगा। तो हम जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करते हैं ये ऑथेंटिक होती है, प्योरली बेस्ड ऑन कार्मिक वे। मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ और भगवत गीता के अंदर में कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर आप उसको फॉलो करते हुए अपने कर्मों को ही सिर्फ चेंज करते हैं एलिमेंट्री बेस पे, बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री, कि मेरे को पर्टिकुलर एलिमेंट्री, अगर आपकी हीट बहुत ज़्यादा हो रही है तो मुझे सूर्य को जल चढ़ा के इसको ठंडा करना है। मेरे को इमोशनल वेव्स बहुत ज़्यादा आ रही है, आप इस चीज़ को समझें सर कि बहुत बार मेरे पास में ऐसे क्लाइंट्स आते हैं मेरे एप्लीकेशंस के ऊपर में, जो ये बोलते हैं इतनी टेंशन है, इतनी है कि सुसाइडल अटेम्प्ट की सोच आ रही है। ग्रह देखता हूँ, ग्रह सब कुछ अच्छे हैं, ग्रहों में ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो जब उनसे उनकी साइकोलॉजिकली, उनकी जो साइकिक, उनकी सोचने की बात करता हूँ तो पता चलता है कि इससे एक द्वेष भावना, जेलेसी या एक जो लैक ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ है वो उसको टीज करता है और वो परेशान होता है। तो सिंपल सा इस जगह आ करके एक बहुत स्मूथ वाटर बेस्ड एलिमेंट्री रेमेडीज उस इंसान की पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। और ये मेरा प्रैक्टिकल अजमावा है, मेरी टीम जानती है, सिर्फ पानी के बेस पे मैं लोगों की लाइफ में चेंज ला देता हूँ, जस्ट बेस्ड ऑन वाटर हीलिंग। राजकुमार सर एक बात बताओ, जैसे आप उन लोगों से कैसे डील करते हो? जैसे आपने बताया कि अगर किसी के ऊपर रेमेडी काम कर गई तो वो विश्वास कर लेगा, अगर वो सेल्फ हीलिंग पे विश्वास रखता है। उन लोगों से आप कैसे डील करते हो जैसे किसी को विश्वास बढ़ गया है एस्ट्रोलॉजी पे, उसने रेमेडीज कर ली, सही काम कर रही है,
एक टाइम के बाद रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं, अब वो उसका एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा विश्वास हट रहा है, रेमेडी कर रहा है, सेम एस्ट्रोलॉजी से वो ले रहा है, फिर भी बात नहीं बन रही है, अब उसका विश्वास हट चुका है, उसने करके भी देख लिया, एक बार बात बनी, फिर बाद में बात नहीं बन रही है, उसका विश्वास हट रहा है, फिर वो आपके पास आता है, तो उनसे आप कैसे डील करोगे? मेरे पास जब भी कोई कस्टमर आता है एप्लीकेशन पे आके मुझसे बात करता है, जब एनटाइम एस्ट्रो पे जो भी एप्लीकेशन पे आता है, मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, मुझे 5 मिनट लगेंगे आपका पास्ट आपसे कनेक्ट करने के लिए। मैं पहले एब्रॉड की वेबसाइट पे भी काम करता था, वहाँ पे भी ये होता था। सबसे पहले मुझे पास्ट को कनेक्ट करना है। अगर मैं आपका पास्ट रीड कर पा रहा हूँ, मैं आपका फ्यूचर भी रीड कर दूंगा। आप भी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, सबसे पहले उसको बोलिए मेरे से कनेक्शन बिठा के बताओ। तो आप पास रीड करेंगे उसकी डीओबी वगैरह जानकर? बिल्कुल, आपका बर्थ डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपने मुझे दिया है, मैं आपके पास से आपको मिलाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि होता क्या है, सबसे बड़ा जो लैक ऑफ द एस्ट्रोलॉजी का जो फंडा है, उसके पीछे क्या है, द लैक ऑफ एक्यूरेट टाइम, है ना। पहले के टाइम पे तो क्या होता था, एक टाइम दे दिया गया हॉस्पिटल में 7 बजे से 7:15 के बीच में बच्चा हुआ था, तो 15 मिनट का वेरिएशन। यहाँ 4 मिनट में एक डिग्री चेंज हो जाती है। तो जब डिग्री चेंज होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि संधि के अंदर में लगन में बर्थ हुआ, कि इधर तो मेष लगन था और इधर पीछे मीन लगन था, आपका जो बर्थ हुआ है 29.29 डिग्री के आसपास हुआ। 1 डिग्री अगर 1 मिनट अगर चेंज हुआ तो आप मेष लगन में जा रहे हो। यहाँ आकर के प्रिडिक्शन करना बहुत हार्ड हो जाता है, और ये चीज़ को एस्ट्रोलॉजर्स नहीं ढूंढते हैं। जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है ना, वो सिर्फ कुंडली आई, प्रिडिक्शन मारा, खत्म काम। हम लोगों को इतना वो हो गया है कि कुंडली आई, तेरा पास्ट की तेरे को 5 बातें बताइए, तू कह रहा है तीनों में ना कह रहा है, इट मीन्स तेरे टाइम में वेरिएशन है। मुझे तेरा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर मैं उसको थोड़ा एडजस्ट करके देखता हूँ कि क्या ये संधि काल का पीरियड है। अगर संधि काल का है, मैं एक पास्ट में जाऊँगा, इवेंट मिल जाएगी। कुंडली में ऐसा नहीं होगा इवेंट नहीं मिलेगी, पर वो टाइम वेरिएशन आपको बिठाना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई टाइम का लोचा है। और मोस्टली जैसे अभी बर्थ टाइम अभी जो हॉस्पिटल के अंदर में सीजन बर्थ होते हैं, सब डॉक्टर के डिसाइडेड है। 7 बजे से 9 बजे के बीच में इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में डॉक्टर आया हुआ है, उसने जितने भी बर्थ करने सब करने हैं। यहाँ पे क्या है, 9 महीने का एक साइकिल पीरियड होता है, 273 डेज का हमारा एस्ट्रोलॉजिकल एक फील होता है कि एक 9th मंथ जो है वो एक एक प्लेनेट का फिक्स है। तो 273 डेज के आसपास एक पूरा साइकिल पूरा होता है। उससे पहले ही बर्थ हो रहा है। अब वो प्री बर्थ जब बच्चे होते हैं, जो सीजन होते हैं, उनके टाइम के अंदर में जब हम देखते हैं, हमको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है कि कुंडली क्या बता रही है। लगन में गुरु आया हुआ है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले एक एप्लीकेशन पे एक कस्टमर आया, उसके लगन में उसके गुरु था बच्चे के, और वो बच्चा डॉक्टर ने उसको ऑटिस्टिक कर दिया। बोले ये ऑटिस्टिक है भैया, इसको आप ऑटिस्टिक आप समझ रहे होंगे कि वो ओवर हुआ है। तो मेरे पास में आया, सेम वही जो मैंने अभी आपको राहु की बात बताई, सेम केस उसके कुंडली में चल रहा था। अच्छा। 3 साल और बाकी थे उसके। मैंने कहा मैडम देखिए, जो भी है 3 साल आपको तो इस बच्चे को केयर करना पड़ेगा। ये ऑटिज्म है, जो भी है, मैं नहीं मानता हूँ कि ये, क्योंकि ये पहले भी हुआ करती थी, पहले भी यहाँ गुरु था, पहले भी होती थी। आजकल मार्केट में हवा बना दिया है कि बच्चे के अंदर में। आपको मैं कह रहा हूँ कि 3 साल बाद ये बच्चा ओवर इंटेलेक्चुअल बनेगा। अच्छा जी। और अपनी लाइफ में वो करके बताएगा जो आपने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, पर इट्स टेक टाइम। तो बहुत बार समय, एक पर्टिकुलर फेज तक आपको चीज़ें फेस करनी होती है, जब तक आपका वो ऋण बाकी है। जैसे ही आपका वो ऋण, आपका वो कार्मिक घड़ा कंप्लीट हुआ, आपके लाइफ में ऑप्शंस कुछ शुरू हो जाते हैं। तो वो ऑटिज्म हटा कैसे फिर आपने? ऑटिज्म नहीं हटेगा। ऑटिज्म आपका एक वर्ड है, डॉक्टर भी इसकी मेडिसिन को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता है। ऑटिस्टिक का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि एक बच्चा कुछ एक ओवर नेचुरल एनर्जीज के साथ में, या आपके थिंकिंग के थॉट के साथ में आया है, उनका डिले ग्रोथ होता है, उनका ग्रोथ डिले है। पर जैसे ही वो गाड़ी ऑन द ट्रैक आएगी, वो जितना वो लेट ग्रोथ हुआ ना, वो डबल स्पीड से चलेगी। अच्छा। बस आपको उसको उसके पाथ पे लाना है कि वो किस ट्यूनिंग से किस पाथ पे जाना चाहता है। और अगर आपने इसको यूज कर लिया, देन आप उसके रिजल्ट देंगे। आप तो ट्रैक उठा के देख लीजिए ऑटिस्टिक बच्चों का, इनकी लाइफ में यही हुआ है कि इनकी शुरुआत बहुत या तो एबनॉर्मल हुई है, हट के रहे हैं, और जब गाड़ी पे आए तो बहुत फास्ट चलें। और यही वो समय हम ढूंढते हैं, द व्हेन इज द पॉजिटिव टाइम ऑफ दैट चाइल्ड इज गोइंग टू स्टार्ट। और सर जैसे किसी का टाइम नहीं पता, कि भाई जैसे पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कब बर्थ हुआ या कब कौन सी डेट थी, क्या थी, तो उस वे में आप कैसे हेल्प करते हो? वैदिक ज्योतिष के अंदर में प्रश्न कुंडली
एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर में ऐसे सवाल जिनका कुंडली से भी आंसर नहीं दिया जा सकता, और ऐसे सवाल जिसके आपने कहा, जैसे आपने कहा मेरे को डेट तो पता है, टाइम नहीं पता, तो ऐसी स्थिति के अंदर में हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं। पर प्रश्न कुंडली की एक बाउंडेशन है, आपका जो सवाल का जवाब होगा ये कुछ ईयर्स तक का होगा, फुल लाइफ का नहीं होगा। आपने मुझे सवाल किया तो मैं एक बता सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर इस फेज तक आपको ये जवाब मिल जाएगा। आपने मुझे कहा मेरी पूरी लाइफ का वो बताना है, तो वहाँ जाकर के आपका जो प्रश्न कुंडली का सवाल का आंसर जो होगा वो नहीं बैठेगा। इसमें आपको टाइम फेसेस के हिसाब से पूछते रहना पड़ता है कि इस पीरियड मेरे को अगला कुछ काम करना है या ये करना है वो करना है, उसके अनुसार। सर जैसे आपने बताया कि आप इंसान की पास्ट लाइफ उससे कनेक्ट करते हो, पहले आप ये देखते हो, तो पर आज के टाइम पे इंसान को यकीन कैसे होगा कि हाँ आप सच बोल रहे हो, पास्ट लाइफ में यही हुआ होगा, क्योंकि ये तो कोई जान ही नहीं पाता। सर आप पास्ट लाइफ बताते हो फिर इसी लाइफ में पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो बताते हो? पास्ट में जो इंसिडेंट्स आपके हुए हैं, नॉट पास्ट लाइफ। पर आप अभी हम बात कर रहे थे ना, आप कह रहे थे कि कुछ पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको कैसे जाना जाए कि आप सही कह रहे हो, या इंसान को खुद रियलाइज हो जाए कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ तो वो जान ही नहीं सकते अपनी। एक 12 कुंडली के अंदर में 12 हाउसेस होते हैं, उसमें 4 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 त्रिकोण बनते हैं। जब भी आपका धर्म त्रिकोण राहु के साथ में मंगल, राहु के साथ में शनि, राहु के साथ में केतु, ये राहु के साथ में आपके अदर जो प्लेनेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मातृदोष पितृदोष जब इस ट्रायंगल में बनते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपका पास्ट ड्यू आता है फ्रॉम योर पेरेंट्स, जिसको हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। ऐसे कैसे जब हम देखते हैं कोई भ्रातृदोष होता है, मातृदोष होता ही होता है, कोई पास में आपसे मांग रहा है। अगर आपके घर में कोई चूहा भी अगर आया है या कोई कुछ भी एनामियल भी आया ना, आपका कुछ खा रहा है, वो आपका कोई ड्यू है जो मांगने आया है। ऐसे नहीं आएगा वो। आप रोड पे कुत्ते को डाल देना बिस्कुट, जब तक आपसे वो मांगता नहीं होगा वो नहीं खाएगा, वो चला जाएगा वहाँ से, वही खाएगा जो आपसे ड्यू है, जिसका मांगना वही लेगा। तो आपके जो भी ऋण हैं आपकी कुंडली में साफ नजर आते हैं, और वो ऋण कब तक हैं ये भी नजर आता है कि वो पर्टिकुलर दशा जब तक आपकी चल रही है तब तक आपको वो भुगतनी है, और उनको क्लीन करना आपके हाथ में है कि आप उसको किस बेस में जाके कितनी हद तक क्लीन करते हैं। इस बात को मैं आपको एक कथा के रूप में बताता हूँ कि एक बहुत सज्जन व्यक्ति होते हैं जिनको किसी कारणवश 1 दिन की जेल की सज़ा होती है, और वो जेल में जाते हैं। वहाँ जाकर के वो देखते हैं कि एक पुरुष भगवत गीता का पाठ कर रहा है, और ना खुद कर रहा है, सबको भी बता रहा है। भगवत गीता का पाठ कंप्लीट होने के बाद में उसको 20 कोड़े मारे जाते हैं। उसको बहुत तकलीफ होती है, बोले यार भगवत गीता पढ़ रहा है और जितने भी अंदर हैं उनको भी सुना रहा है और फिर भी कोड़े पड़े। तो वो थोड़ा व्यथित होकर के जेलर साहब के पास जाता है, जेलर साहब मेरे को एक बात समझाओ कि उन पुरुष को क्यों मारे गए। तो बोले कि आप आज आए हो इसलिए आप आज उनको देख रहे हो, पर ये जब यहाँ आए थे तो आपको पता है इन पर जुर्म क्या लगा हुआ है। तो बोले इन्होंने एक मर्डर किया था द्वेष में आकर के, जेलसी में आकर के, उस मर्डर की सज़ा भुगत रहे हैं और इनको रोज़ के 100 कोड़े पड़ने थे। अब ये यहाँ जेल में आए हैं और इन्होंने अपना चरित्र और अपने आप को बदल लिया, और उसकी वजह से इनके जो कोड़े थे 100 से आज 20 हो गए, पर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। पर जिस नेचर से बिहेवियर से ये कर रहे हैं, मेरे को विश्वास है कि ये बहुत जल्दी यहाँ से छूट जाएंगे। तो जो सज़ा आपने पास्ट जन्म में करी है, उनके पाप और उनके पुण्य आपको यहाँ भुगतने हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक उपाय करके आप उनको कम कर सकते हो। पर ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर कह देवे कि इस पर्सन को कोई फलाना कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट है या कोई दोष है और मैं इसकी कुंडली से ये दोष यूं निकाल करके बाहर रख दूंगा, वो वहीं रहेगा। पर उसकी जो परसेंटेज ऑफ इफेक्ट है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कार्मिक क्लिनजिंग, सेल्फ क्लिनजिंग और बाय रेमेडियल वे। अच्छा सर, जैसे तो पुराने कर्मों की बात हो रही है और जो पुराने पुण्य करें, वो अगर कोई इंसान अभी मतलब आगे अपनी लाइफ में कि आगे उसको अच्छा मिले तो वो पुण्य कर रहा है, पर हर पुण्य काउंट नहीं होता। तो पुण्य किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा पुण्य ज़्यादा फल देता है, थोड़ा बताओ उसके बारे में। गीता के अंदर में सुपात्र और कुपात्र का एक विवरण आता है कि अगर आप दान भी कर रहे हो ना, तो भी आपको ये देखना है कि मैं सुपात्र को कर रहा हूँ, कुपात्र को कर रहा हूँ। अब इसी को आपने कहा कि मैंने आपको कहा एक गाय को दान कर दो,
ठीक है आपकी। जैसे हमारे गीता के अंदर में दान कहा गया, सबसे बड़ा दान कहा गया है ज्ञान का दान और अन्न दान, है ना। स्टेप बाय स्टेप अश्वदान, अश्वदान से गजदान, गजदान से भूमिदान, ऐसे दान है। तो सबसे लास्ट वाला जो दान है, हाईएस्ट दान है, वो ज्ञान और अन्न दान है। अब अगर सपोज करें कि आपने एक नॉर्मली आप कहीं गए और आपने खाना जो बच गया उसको ले जा करके बाहर पैक करा करके किसी भिखारी को दे दिया, ये दान नहीं है। यहाँ आपकी कोई निष्ठा नहीं थी, यहाँ कोई आपका साइकोलॉजिकली इंटेंशन नहीं था कि मुझे दान करना है। आपने सिर्फ एक वेस्ट जो छूट रहा था उसको भी परोपकार के रूप में लेकर के कर दिया कि वो हो जाएगा। बट सर अब वो जैसे वेस्ट में जा रहा है तो ये भी तो इंटेंशन है ना कि वेस्ट ना हो, किसी को कोई खा लेगा भूखा, तब तो फिर सही नहीं वो है दान नहीं है। आप इसको समझिए, दो तरह के दान होते हैं। एक तो दान मैं पर्टिकुलर संकल्प लेकर के किसी कार्य विशेष के लिए कर रहा हूँ। परमात्मा को भी मुझे इंटेंशन देनी है कि मैं अपने शनि के दान हेतु ये छाया दान कर रहा हूँ। आप जब छायादान करते हैं शनि की तो कटोरी में शक्ल देख करके देखते हैं ना कि मैं शनि का तेल दान कर रहा हूँ, ऐसे नहीं डायरेक्ट तेल दान कर दिया। तो जब आपकी इंटेंशन क्या है उस पर्टिकुलर ये के लिए, मंदिर में गए, आपके मंदिर से कोई जूता चुरा के ले गया, शनिवार था, मेरा तो जूता चोरी हो गया, शनि का दान हो गया, ये दान नहीं है। इंटेंशन होनी चाहिए, मेरे को पर्टिकुलर उस कार्य विशेष के लिए कर रहा हूँ। मैं अगर आपको 10,000 रुपये उधार देता हूँ, आप में 10,000 रुपये नहीं दे रहे हो, एक हाथ में आके मैं सोचता हूँ वाह यार दान दिया, ये दान नहीं है सर। दान जब होगा जब आप इंटेंशनली उस कार्य को माइंड में रखते हुए देंगे, उसका रिजल्ट दान में जाएगा। अदरवाइज वो सिर्फ एक आपका दैनिक नित्य कार्य था, मे बी वो आप जैसे आपने कहा ना फूड बच गया था, आपने दिया, उसके काम आया, उसका कोई बकाया वो मांग थी जो आपने दे दी, ठीक है। ये है, ये दान नहीं है। यहीं फ़र्क आता है कि लोग बाग कुछ भी बोलते हैं, वो कर देते हैं, उनको लगता है हमने दान कर दिया। ये एस्ट्रोलॉजिकली दान और ये एस्ट्रोलॉजी उपाय नहीं है। पर ये तो चलो जैसे वेस्ट हो रहा था दे दिया, तो है, गुड कर्मा तो है। हाँ, यहाँ आप अपने पुरुषार्थ में अच्छे कर्मों को जोड़ रहे हो कि यार मेरा अन्न से मैंने किसी का पेट भरा, इसको उस रेडीमेडियल उपाय में मत जोड़िए, है ना। यहाँ आप फ्यूचर क्या कम कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर हम पर्पसली कुछ दान कर रहे हैं, अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में रखकर कि मैं ये कर दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, एग्जैक्टली तो ये भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि गीता में ये भी लिखा गया है कि अगर तुम कर्म कर रहे हो तो फल की इच्छा मत करो, होना होगा वो आ जाएगा। अगर आप दान ही कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, उसको भी आप कह रहे हो किसी पर्पस के साथ करो, फिर तो वो गलत नहीं है। नहीं, इसको थोड़ा सा आप यूँ लीजिए, आपने एक पर्टिकुलर सोचा है कि मैं अपनी इनकम का 1% निकाल के धर्मार्थ में लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, आप किसी सोच से नहीं कर रहे हो कि मुझे क्या करना है इस वजह से, ये आपका दान है। पर अगर आपकी जेब से अगर मैं कह दूँ कि यार 1,000 रुपये आपने निकाल दिए, कर दिए, और आपने जाके दे दिया, ये है, तो बाद में आके बोला यार मैंने तो दान करना था, मैं दान कर दिया विदाउट दैट इंटेंशन, वो दान के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे सुपात्र कुपात्र का पता नहीं चला आपको। उसने उस 1,000 रुपये का क्या यूज़ किया, हो सकता है ही यूज इन रॉन्ग वे, ड्रिंक में, अदर वे में। जब आप रेमेडियल वे की इसको समझेंगे तो आपको चारों एलिमेंट्स को समझना है। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के उसको समझना है कि मेरे को किस क्राइटेरिया में दान करना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है कि सपोज मैंने किसी को 500 रुपये दे दिया, 100 रुपये दे दिए, वो उस चीज़ का क्या कर रहा है, फिर वो एंड में वो आता है एट द एंड, या मैंने दे दिया सिर्फ उतना काउंट होता है? नहीं, एक आपके देखो सुपात्र तो आपको देखना चाहिए कि ऑलरेडी ही इज ए ड्रंक एंड रोड पे भीख मांग रहा है, तो आपको पता है ये 100 रुपये मेरे उसी में जाने हैं। हाँ। पर एक मजबूर इंसान है जिसके हाथ पाँव नहीं है और वो खाने के लिए आपको बोल रहा है, तो नेचुरल बात है आपने अपनी निष्ठा से ये करा कि मैं तेरे को खाने के लिए पैसे दे रहा हूँ, खाना खा लेना। आपकी इंटेंशन वहाँ पे बोलने की, मैं बाबा ये खाना खा लेना, तो आपने तो आपको खाने के लिए दिया, आपका काम हो गया। पर नेचुरल वे में होता यही है कि लोग बाग ऐसे आते हैं जो बहरूपे बन करके आते हैं और आपसे इनाम कर जाते हैं। सर आजकल के ज़माने में कहाँ पता लगता है कौन बहरूपिया, कौन किस इंटेंशन से भीख मांग रहा है, कोई पिएगा या इसका नशा करेगा, वो तो सर पता ही नहीं चलता। यहीं पे ही हम जब अपनी क्लींजिंग करने की बात करते हैं रेमेडियल वे में दान की, यहाँ हम सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, फॉल्ट कर रहे हैं। आपको ऐसे जने मिलेंगे, ऐसा नहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, भिखारी की क्या बात है। अगर आप जब जाएंगे निष्ठा रूप में जा रहे हैं, मेरी गाड़ी में आप जाएंगे, वहाँ बिस्कुट के पैकेट्स पड़े हुए हैं एवरी टाइम, मेरे को नज़र आ जाता है कि यार नीडेड आदमी है, मैं फटाफट बिस्कुट का पैकेट खोलता हूँ, पकड़ा देता हूँ।
मैं कैश फॉर्म में नहीं देता हूँ कि मुझे पता क्या करेगा उस बिस्कुट पे, वो फेंक भी देगा ना, चींटियों के काम आएगा। अगर वो उस बिस्कुट पे फेंक भी देगा तो भी वो चींटियों के काम आएगा, कुत्ते के काम आएगा, किसी जानवर का काम आएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मेरे कर्मा को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है या नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।